हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? मुझे पता है आप सब बहुत बढ़िया हैं, बेहतरीन है। तो आइए डीपी सर की क्लास, देश पांडे सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन विथ और विदाउट एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा। तो देखो प्यारे दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से इसकी तरफ देखिए। आपको इस तरह से एक बैलेंस शीट और उस बैलेंस शीट के नीचे कुछ नोट्स टू अकाउंट्स दिए जाएंगे और ऑफ कोर्स कुछ एडजस्टमेंट्स की भी बात हम करेंगे, लेकिन पहले फिलहाल मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन कैसे किया जाता है उसकी जानकारी दूं। तो देखो, आपको जब ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं। ये बैलेंस शीट है, ये एक्रूअल बेसिस पर बनी हुई बैलेंस शीट है। इसमें से आपको कैश इनफ्लो आउटफ्लो निकालना है। ना केवल इनफ्लो आउटफ्लो निकालना है, बल्कि उसको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में डिवाइड भी करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये है बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019, 2 साल की बैलेंस शीट है। ये है इसका प्रीवियस ईयर, ये है इसका करंट ईयर। हमें इस तरफ ऐसे सोचना है। हर चीज को पहले एक बार ध्यान से देखिए। जैसे लिखा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स मतलब ओनरशिप फंड्स। ओनरशिप फंड्स में प्यारे बच्चों जो लिखी है शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आपको पैसा अरेंज करने का एक तरीका है। यू रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ equity shares, preference shares, and the securities premium reserve involved in that. अगर किसी भी चीज के सामने कोई नोट नंबर मेंशन्ड है तो गलती मत करना, यहां से फिगर मत उठाना, उस नोट का सम्मान करना। देखो ये नोट नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखा है नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल 2 लाख रुपए थी। देखिए दिख रहा है आपको लास्ट ईयर का फिगर 2 लाख, नाउ 5 लाख। इसका मतलब है हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ी है। और कब बढ़ती है? जब हम नए शेयर इशू करते हैं। तो 3 लाख रुपए का फाइनेंसिंग इनफ्लो हुआ है। इनफ्लो को मैं पॉजिटिव लिखूंगा और आउटफ्लो को मैं नेगेटिव लिखूंगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 3 लाख थी दोस्तों, नाउ इट इज 2 लाख। मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो गई। शेयर कैपिटल कम होना यानी लायबिलिटी कम होना। लायबिलिटी कम होना मतलब आपने पैसे वापस किए हैं। तो ये है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, ये पैसा गया आपका। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो, राइट। इन दोनों चीजों को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। इसी तरह से शेयर कैपिटल के बाद हम आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स, आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, आपके स्पेसिफिक और जनरल रिजर्व्स, सारी चीजों का मसाला आपको इसमें मिलेगा। इसके सामने नोट नंबर 2 दिया है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सरप्लस क्या होता है। सरप्लस मीन्स जो फाइनली हमारे पास प्रॉफिट बचता है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट भी नहीं, क्योंकि नेट प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके बाद उसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा, फिर टैक्स माइनस होगा, आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से डिविडेंड्स माइनस होंगे, उसमें से रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस होंगी, उसमें से कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स माइनस होंगे। फाइनली जो बचेगा सरप्लस, यानी जिसके ऊपर कोई लोड नहीं है, वो फाइनली हम बचा के रख सकते हैं भविष्य के लिए। सरप्लस उसे बोलते हैं। तो यहां पर भी हमें एक नोट नंबर 2 मिल रहा है फ्रेंड्स। तो हम चल के देखते हैं नोट नंबर 2 क्या कहता है। नोट नंबर 2 कह रहा है कि इसके अंदर दो चीजें हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल।
तो ये जो रिडम्पशन रिजर्व है ये पिछली बार 1,20,000 था, अब 140 हो गया, यानी हमने नया रिजर्व 20,000 का बनाया है। तो जब रिजर्व बनाते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। चूंकि रिजर्व बनाना नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, खाली बुक एंट्री होती है, पैसे कहीं बाहर जाते नहीं, प्रॉफिट में से निकाल के रिजर्व में रख दिए, तो अब हमें इसे वापस प्लस करना पड़ेगा ताकि कैंसलेशन इफेक्ट हो। तो जो सरप्लस है लास्ट ईयर 80,000 था, अब 180 है। आपको मैंने कहा था कि इन दोनों का डिफरेंस होता है करंट ईयर का प्रॉफिट। तो करंट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है, और दोस्तों करंट ईयर का प्रॉफिट एक्चुअली ज्यादा था, 20,000 हम रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो ये चीज हमें लेके जानी पड़ेगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। शाबाश। तो रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कैसे होगा देखो, आपको मैं 1 मिनट थोड़ा सा बता भी दूं, राइट। तो मैं यहाँ पर ये मैंने बना लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहला पॉइंट लिखूंगा मैं यहाँ पर कैपिटल ए। क्या लिखते हैं कैपिटल ए में? कैश फ्लो फ्रॉम, बिल्कुल सही बोला आपने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शाबाश, मतलब आपको आने लगा प्यारे बच्चों। अब इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले लिखना है सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी करंट ईयर्स प्रॉफिट चाहिए हमको। करंट ईयर्स प्रॉफिट। करंट ईयर्स प्रॉफिट कैसे आएगा दोस्तों? करंट ईयर्स प्रॉफिट, ये देखिए आपके क्वेश्चन पे नजर दौड़ाइए। ये आप पिछले साल 80,000, अब हो गया 180, यानी करंट ईयर में हमने कमाया 1 लाख। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 1 लाख। अब चूंकि ये प्रॉफिट सरप्लस है, यानी सारे एडजस्टमेंट्स इसमें से माइनस हो चुके हैं, तो मैं इसमें कुछ चीजें ऐड बैक करूंगा और कुछ लगी तो सब्ट्रैक्ट करूंगा। कौन कौन सी ऐड बैक करूंगा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वेरी गुड, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, नॉट जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। देखिए प्यारे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व पिछली बार 1,20,000 था, अब वो 140 हो गया, उसे हमने 20,000 से बढ़ाया। तो बढ़ा कैसे? अरे रिजर्व्स कहां से बनते हैं? प्रॉफिट में से बनते हैं। तो उसने हमारे प्रॉफिट को कमजोर किया होगा, हम वापस ऐड बैक करके कैंसलेशन इफेक्ट डाल रहे हैं। जो जोड़ा जा चुका है उसे घटा दीजिए, जो घटाया जा चुका है उसे जोड़ दीजिए, और फिर आप देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाएंगे आप। अक्रूवल बेसिस को कैश बेसिस में कन्वर्ट करने का ये जादू देख रहे हैं। और इसमें क्या ऐड होता है? शानदार, आपको बताया था हमने, प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर आपको संडे वाला सेशन याद हो, राइट, रिवीजन सेशन, जिसमें बच्चों ने पूछा था टैक्स प्रोविजन का ट्रीटमेंट बताइए, तो बेटा अगर कभी भूल रहे हो तो वो डाउट क्लियरिंग सेशन का वीडियो देखो, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि इसमें करंट ईयर का अमाउंट ऐड करते हैं। 3 सिचुएशन बताई थी मैंने आपको, जब सिर्फ बैलेंस शीट में दिया हो, दूसरा सिर्फ एडजस्टमेंट्स में दिया हो, तीसरा दोनों जगह दिया हो। अभी ये सिचुएशन है, यहाँ पर हमको टैक्स प्रोविजन सिर्फ बैलेंस शीट में दिया है। देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, लास्ट ईयर का 1 लाख है, करंट ईयर का 1,65,000।
इसे हम करेंगे प्लस और इसे हम करेंगे माइनस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये माइनस होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये प्लस होगा। पिछले साल का अमाउंट यानी हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं पेमेंट। जो टैक्स पिछली बार प्रोवाइड किया, प्रोविजन बनाया, उसे इस बार पेमेंट कर देंगे। तो ये हमारा कैश का आउटफ्लो होने वाला है और ये हमारे प्रॉफिट को बेकार ही कम कर रहा है। बुक एंट्री, प्रॉफिट से निकला प्रोविजन में गया, तो ये तो कहीं पैसे आए ना गए, नॉन कैश है। नॉन कैश चीजों को कैंसिल आउट कीजिए। तो 1,65,000 हम यहाँ पर ऐड करेंगे फ्रेंड्स। और इसमें ऐड होते हैं डिविडेंड्स। इस क्वेश्चन में कोई भी आइटम डिविडेंड का नहीं है, होता तो मैं ऐड करता। और इसमें क्या लेस होता है, मैंने आपको कहा था, अगर रिफंड ऑफ टैक्स आया हो, कभी दिया होगा क्वेश्चन में रिफंड ऑफ टैक्स, तो वो वापस लेस कर दीजिएगा क्योंकि वो आपके प्रॉफिट में ऑलरेडी एडेड होगा। और आपको यहां पर करना होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो आपके सिलेबस की बात है कि नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि संभावना उनको पूछे जाने की बहुत कमजोर है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस अगर ऑलरेडी एडजस्टेड किए होते तो हम उन्हें यहाँ ऐड कर देते, पर अभी नहीं है। राइट, नील 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 बटे सन्नाटा बोलते हैं इसको। और अगर कोई मान लीजिए मेरे पास आई होती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, तो मैं उसे हटा देता रिसीट्स, क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा के रखती है। देखो जो नील है वो आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, डू नॉट राइट। ये तो मैं आपको खाली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ प्यारे बच्चों। कब समझोगे? अब क्या आया, अब आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आ गया? 285। ये आ गया आपका पहला पड़ाव। अब इसमें यहां से क्वेश्चन और सामान्य हो जाता है। हमें ऐड करना है नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वेरी गुड। चलिए सवाल की तरफ आते हैं। एक बार सवाल को फिर से देखना पड़ेगा हमें। नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बेटा आपको पता है बोरोइंग्स मतलब लोन लेना, लोन वापस करना, लोन का इंटरेस्ट देना, सब कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पर ये फाइनेंसिंग में जाएगा दोस्तों। पिछले साल 2 लाख था, अब 3 लाख हो गए हैं। किस्मत की बात है, कोई नोट नंबर नहीं है तो नोट में जाने की जरूरत नहीं। डिवेंचर 2 लाख से 3 लाख हो गए, 1 लाख बढ़ गए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनफ्लो में हम इसे लिखेंगे और इसका जो 10% का इंटरेस्ट है ना, बच्चे कहते हैं कि सर एक काम करिए ना, आपको जम जाए अगर, तो इसकी तीनों एक्टिविटीज अगर साइमल्टेनियसली करके दिखा सको तो देखो बेटा, बी एक्टिविटी में कर रहा हूं शीट नंबर 2 पर, कैश फ्लो फ्रॉम, देखो एक्टिविटी नंबर बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। राइट, चलो ऐसा कर लेते हैं। और शीट नंबर 3 पर मैं लिख लेता हूं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बहुत ही अच्छी चीज है, अगर अपन ऐसा करके समझना चाह रहे हैं तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब हम बारी बारी से अगर हमारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो शेयर कैपिटल की बात हमने पहले ही कर ली थी। 2 लाख से 5 लाख हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हमारे पास पैसे आए। हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स। पैसे आ गए भैया, शेयर कैपिटल से 3 लाख की आवक हो गई, ये अमाउंट का कॉलम बना दिया मैंने। और अभी हमने पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल कम हुआ है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस
शेयर्स, पैसे गए 1,00,000 रुपया ब्रैकेट में, इनफ्लो विदाउट ब्रैकेट, आउटफ्लो विद इन द ब्रैकेट्स। अब देखो आपका क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर 2 लाख से 3 लाख हो गए, बहुत अच्छी बात है, 1,00,000 रुपए के नए डिबेंचर इशू किए हमने, न्यू डिबेंचर्स इशूड, तो यहाँ पर 1,00,000 हम प्लस में लिख देंगे। दोस्तों अगर डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर 10% इंटरेस्ट, इसको मैंने नाम दिया था इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। तो ये जो आपका इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है 10% इंटरेस्ट हमें पे करना है। अब बच्चे सवाल पूछते हैं 10% इंटरेस्ट कहाँ लिखा है, तो बेटा ये अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट में कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, तो हमें ब्याज देना ही देना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस, इसका पेमेंट आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो मान के चलना कि ये हमने पे किया ही किया होगा। अब लेकिन कितना 10%, किसका, डिबेंचर की तो दो वैल्यू है, 2 लाख का 10% दे कि 3 लाख का 10% दे। सर ये समस्या हर क्वेश्चन में आती है, कोई बात नहीं, गुरु मंत्र डायरी निकालो, लिख डालो। अगर तुम्हें नहीं बताया कि नए डिबेंचर कब इशू हुए, कौन सी तारीख को इशू हुए, तो तुम इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे दोगे, ये अज्यूम करके कि जो भी नए डिबेंचर इशू हुए हैं या रिडीम हुए हैं वो साल के आखिरी दिन हुए। तो ओपनिंग बैलेंस का पॉपुलर अजम्पशन सभी ऑथर्स लेते हैं इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो 10% ऑफ 2 लाख यानी 20,000 रुपए का इंटरेस्ट मुझे देना है, तो मैं यहां लिखूंगा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 20,000। कैसे आएगा 20,000, 10/100 ऑफ 2 लाख ओपनिंग बैलेंस, शाबाश बेटा। तो 20,000 रुपीज ब्याज में खर्च करेंगे। अब चूंकि ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है तो इसका डबल इफेक्ट आएगा, ये लगा दिया मैंने डबल स्टार इस पे, डबल स्टार यानी 2 इफेक्ट। तो इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे, इसका दूसरा इफेक्ट आएगा ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कोई भी फाइनेंसिंग है वो नॉन ऑपरेटिंग, जो कोई भी इन्वेस्टिंग है वो नॉन ऑपरेटिंग है, और जो कोई भी ऑपरेटिंग है वो ना इन्वेस्टिंग है ना फाइनेंसिंग है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कितनी अच्छी बात है बेटा, 20,000 का इंटरेस्ट यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अब चलते हैं हमारे सवाल की तरफ थोड़ा सा आगे, हम आ गए करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वैसे तो बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ट्रीट होती हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मगर इसमें कुछ अपवाद है, जैसे पहला ही देखिए अपवाद, एक्सेप्शन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग सबकी सब फाइनेंसिंग होती है। आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, पिछले साल 50,000 था अब 30 हो गया, तुमने उसमें से 20,000 का ओवरड्राफ्ट माइनस कर दिया, लायबिलिटी कम हो रही है, पैसे जा रहे हैं, राइट। लायबिलिटीज और कैश का 36 का आंकड़ा होता है, राइट। लायबिलिटी कम हुई मतलब कैश बाहर गया, ये पक्की बात है, और लायबिलिटी बढ़ गई तो ये कैश आ रहा है। मैथ्स की भाषा में इसको बोलते हैं लायबिलिटीज एंड कैश आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, लायबिलिटी कम होगी तो ये भी कम होगा। तो लायबिलिटी कम करना है तो आपको रुपया खर्च करना पड़ेगा, कैश को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो 50 से 30 हो गई लायबिलिटी, दोस्तों पैसे गए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो, बैंक ओडी पेमेंट, कितना अच्छा लग रहा है, बैंक ओडी 20,000 का हमने पे कर दिया, खर्च हो गए पैसे, चलो आगे बढ़ो। ट्रेड पेबल, अरे वाह, ये तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा। अदर करंट लायबिलिटी, ये तो वर्किंग कैपिटल में जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये तो टैक्स का प्रोविजन है बेटा, नोट लगा हुआ है इसके नीचे, अपन ने ऑलरेडी देख भी लिया। नोट में अपन ने टैक्स के 2 ट्रीटमेंट देखे, एक कर चुके अपन, डन।
ये वाला पेंडिंग है, ये आखिरी में होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। चलिए 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 ऊपर आइए। तो टैक्स प्रोविजन को हम स्पेशल जोन में डाल रहे हैं। अब देखिए नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स बेटा प्यारे बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। डेफिनेशन याद करो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मींस परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो 6 लाख की फिक्स्ड एसेट थी, अब 10 लाख हो गई। 4 लाख के नए एसेट खरीदे, रुपए गए। कहां गए? तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड। कितने रुपए की फिक्स्ड एसेट्स खरीदी? 4 लाख रुपए की। तो 4 लाख रुपए आपके गए। करंट एसेट एंड कैश, नॉन करंट एसेट्स एंड कैश आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो बेटा किसी भी लायबिलिटी के साथ कैश का कैसा रिश्ता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा, ये भी कम होगा। लेकिन किसी भी एसेट के साथ कैश का कैसा रिश्ता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। कैसा? अगर एसेट बढ़ाओगे तो कैश कम होगा, अगर एसेट कम करोगे तो कैश बढ़ेगा। राइट, ये अपने को रिलेशन ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 10% इन्वेस्टमेंट्स, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो नाम ही इसका इन्वेस्टमेंट है, तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। तो ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख के हो गए। नए खरीदे 50,000 के, आ जाओ इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड। अब अगर तुम इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो तो उस पर तुमको ब्याज भी मिल रहा होगा। तो इन्वेस्टमेंट खरीदना अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो उसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होगा? वो भी तो इन्वेस्टिंग होगा। शाबाश। अब कितना इंटरेस्ट, कैसे इंटरेस्ट? अरे मैं मन से थोड़ी बोल रहा हूँ। ये देखो 10% रेट दिया है, ये भी हिडन हो गया इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। अब 10% किसका निकालूं? वापस वही गुरु मंत्र वाली डायरी निकालो। ओपनिंग बैलेंस का 10% है, लाख रुपए का 10% 10,000। तो मुझे इंटरेस्ट मिला, इनफ्लो 10,000। कैसे निकाला? 10/100 ऑफ ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, 10,000 आ गया। लेकिन इम्प्लाइड एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट आएंगे? 2 इफेक्ट। दूसरा कहां जाएगा? ऊपर। ऊपर यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने में माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 10,000। शाबाश। ये क्या माइनस कर रहे हैं हम? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ऐसी कोई भी इनकम जो ऑपरेटिंग नेचर की नहीं है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हटा देना पड़ेगी। फिर आई बात इन्वेंट्रीज की। करंट एसेट वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरे दोस्तों कहीं मत लिखना, यही तो जान है क्वेश्चन की। 90,000 से 50,000 हो गया तो ये 40,000 से गिरा है। यानी आपको अपने आंसर में क्या प्रूव करना है? आपको अपने आंसर में प्रूव करना है A plus B plus C is equal to -40,000। कैश फ्लो का आंसर कैश फ्लो के क्वेश्चन में गिवन होता है। हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को देखिए, उसके डिफरेंस के बराबर तीनों डिपार्टमेंट का आंसर आना चाहिए। तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? 40,000 माइनस अदर करंट एसेट्स यानी प्रीपेड एक्सपेंस बोल रहा है, ये भी करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएंगे। तो आप देखिए बिना समय गंवाए मैंने जो जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नाम से रखा है उसको लिख देता हूं मैं। ट्रेड पेएबल, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाना है। 80 से 60 हो गए, ट्रेड पेएबल कम हो गए। ट्रेड पेएबल कम हो गए मतलब अब उससे पहले मैं एक काम छोटा सा कर देता हूं यहाँ पर।
इसका आंसर निकाल देता हूं, जिसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 285 प्लस 20 305 माइनस 10 295। ये मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट पड़ाव आ गया। अब इसके अंदर मैं करने वाला हूं क्या, एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल। और यकीन मानो दोस्तों, जब मेरा क्वेश्चन यहाँ आ जाता है तो मेरे सब बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आसान है। क्या करना है, सिर्फ CACL का कैश से कैसा रिलेशन है बस वो करके यहाँ रखना है। तो अब एक एक करके करंट लायबिलिटीज रख रहे हैं हम, जैसे कि ट्रेड पेबल्स, राइट, जैसा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए अपने क्वेश्चन में, मन से कुछ नहीं लिख रहा मैं। ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल कम हुए 20 से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हुए 5000 से, दोनों में रुपए गए हैं। 20,000 ट्रेड पेबल में गए, 5,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में गए। तो लिख देते हैं 20,000 का यहाँ डिक्लाइन है, 5,000 का यहाँ डिक्लाइन। डिक्लाइन यानी आउटफ्लो, कैश कम हो गया मेरा। अब आगे चल रहा हूं मैं, यहां से बाहर निकलता हूं, मैं आता हूं करंट एसेट में। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और अदर करंट एसेट्स, तीन चीजें दी है मुझे। इन्वेंट्री दी है, ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं, और क्या दिया है, अदर करंट एसेट्स यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए। अब आप दिमाग में रखना कि अगर एसेट बढ़ रहा है मतलब पैसे जा रहे हैं, और एसेट कम हो रहा है यानी पैसे आ रहे हैं। चेक करो, इन्वेंट्री बढ़ गई भाई साहब, 1 लाख से तो रुपए गए, खर्च कर दिए रुपए, इन्वेंट्री 1 लाख से बढ़ गई। अगर कोई ना माने तो उसको बोलना बिना पैसे के इन्वेंट्री बढ़ा के दिखा, लायबिलिटी मत बढ़ाई हो, बिना लायबिलिटी बढ़ाए इन्वेंट्री बढ़ा के दिखा, ऐसे आप उसको चैलेंज दे देना। चलो, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख से 40 हो गए, कम हो गए भैया, पैसे आ गए, 60,000 रुपए का इनफ्लो हो गया, डेटर्स ने अकाउंट क्लियर कर लिया। चलिए, अदर करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हो गए मतलब पैसे आ गए, करंट एसेट डिक्रीज यानी पैसे आना। चेक कर लीजिए, हो गया हमारा इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, अदर करंट एसेट्स। ऊपर से हमने कर लिया ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी हम यहाँ से फ्री हो गए। अब हमने लगभग पूरा क्वेश्चन देख लिया है, कुछ भी लिखना पढ़ना करना बाकी नहीं है। हम इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाले जाते हैं आंसर। 20 माइनस 5 और ये 3 माइनस के, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा माइनस 125 और ये 70। तो 55,000 बेटा आ रहा है नेगेटिव। तुम्हारा यहाँ एक आंसर 295,000 पहले से बैठा हुआ है, दिख रहा है आपको आंसर। इसमें आप ये 55 और माइनस कर दीजिए, आपको एक आंसर मिलेगा प्यारा वाला यहाँ पर, जिसका नाम होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स क्यों, क्योंकि अपन ने पीबीटी से स्टार्ट किया था। तो 295 माइनस 55 2। अब धीरे से जो टैक्स हमने पे किया हो, नेट ऑफ रिफंड, अगर रिफंड हो तो उसमें प्लस कर देना, नेट ऑफ रिफंड। अपन टैक्स भरते, टैक्स वापस आता है तो भरते हैं टैक्स, तो पैसा जा रहा है, वापस आ रहा है तो पैसा आ रहा है, दोनों को आपस में कैलकुलेट कर लो। सवाल में देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल का 1 लाख रुपए, मैंने आपको कहा था कि बेटा हमें 1 लाख रुपए का टैक्स पेमेंट करना है। तो ये यहाँ पर माइनस हो गया, ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। इस आंसर को बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम। और याद आया, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो क्या कहा था मैंने, क्या कहा था, हाँ, यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वेरी गुड, ये पहला आंसर आ गया। आंसर नंबर 1 इज रेडी।
आंसर नंबर 2 की भी तो पूरी तैयारी हो चुकी है और तो कुछ है ही नहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। 4.5 लाख निगेटिव और 10,000 पॉजिटिव, 4,40,000 माइनस डोमिनेट कर रहा है। आंसर को क्या बोलेंगे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। वेरी गुड। आंसर बी भी रेडी हो गया भाई। चलो आंसर सी पे चलो। यहाँ देखो क्या लिखा है, 3 लाख, ये तो चलो आपस में कट गए और 40 और माइनस हो गए, 2,60,000 का मेरा आ रहा है आंसर। नेट कैश फ्लो फ्रॉम, पॉजिटिव आंसर को फ्लो फ्रॉम बोलते हैं, नेगेटिव आंसर को यूज्ड इन बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो जैसे मेरे तीनों आंसर आ गए, मुझे क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों आंसर्स को ऐड करना है। पहला आंसर 1,40, दूसरा आंसर -4,40, तीसरा आंसर 2,60। तो 1,40 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 4,40 फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग नेगेटिव और 2,60 पॉजिटिव। प्यारे बच्चों, अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो आप पाओगे कि आ रहा है 40,000 का डिक्लाइन, माइनस में आंसर है। इसको बोलते हैं इज इक्वल टू नेट डिक्रीज। क्या बोलेंगे? नेट डिक्रीज इन व्हाट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और यही मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया था कि देखना प्यारे बच्चों, गलती मत करना। बिल्कुल गलती मत करना। क्या कहा गया था? ध्यान से देखिए, कैश इन कैश इक्विवेलेंट 90 से 50 हो गए, 40 का इसमें जो चेंज आया है वही अपने को यहाँ पर प्रूव करना है। देख लीजिए, 90 से 50 गिर गया ना 40 से। क्वेश्चन में भी 40 से बता दिया, प्रूव कर दिया अपन ने, हेंस प्रूव। बस इसमें क्लोज कैसे करते हैं? ऐड ओपनिंग बैलेंस। कितना ओपनिंग बैलेंस था? 90,000। अब ये है माइनस, ये है प्लस, क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000। ठीक है, तो ये एक आसान सा सवाल था, ये वाला। भरपूर चीजें थी उसके अंदर, खाया पिया हेल्दी सवाल था। पूरा सॉल्यूशन मैंने आपके सामने करके दिखाया। ऑपरेटिंग पूरी प्रॉपर सिस्टमेटिकली, इन्वेस्टिंग सिस्टमेटिकली, फाइनेंसिंग सिस्टमेटिकली, और फिर इसको प्रूव भी हमने किया। तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करें। एंजॉय।